अब हम आपको 40 तस्वीरें दिखा रहे हैं। इन 40 तस्वीरों के माध्यम से आप ये देखिए और समझिए कि किस तरीके से भीषण जो युद्ध हो रहा है इस समय ईरान और इजराइल के बीच में वो चल रहा है। इन 40 तस्वीरों में अलग अलग तस्वीरें हैं जो इजराइल के ऑपरेशन राइजिंग लॉयंस से शुरू हुई थी। 200 फाइटर जेट्स ने ईरान पर हमला किया। ईरान ने पलटवार किया और इसे कहा 2 प्रॉमिस 3 नाम दिया है और 150 से ज्यादा मिसाइलों से हमला किया। नुकसान दोनों तरफ हुआ, लेकिन नुकसान ईरान को ज्यादा हो रहा है क्योंकि इजराइल के जो हमले हैं वो बिल्कुल सटीक है। इजराइल ने पहले परमाणु केंद्रों पर हमला किया, दूसरा हमला तेल पर और तीसरा गैस पर, और ईरान इस समय जल रहा है। और यही वजह है कि ईरान के विदेश मंत्री की तरफ से एक बयान भी आया जिसमें उन्होंने कहा कि अगर इजराइल जो है वो हमले को रोक देता है तो हम बातचीत करने के लिए तैयार। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ेगा। हमारे साथ कमांडर सुदर्शन चक्रपाणी जी, डिफेंस एक्सपर्ट, हमारे साथ कर्नल शिवदान सिंह जी, डिफेंस एक्सपर्ट, हमारे साथ कर्नल मनोज कुमार, डिफेंस एक्सपर्ट, और हमारे साथ संजीव श्रीवास्तव जी, डिफेंस एक्सपर्ट, हमारे साथ जुड़ेंगे। कर्नल शिवदान जी, बेहद स्वागत है आपका इंडिया डेली में। सबसे पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि ये युद्ध किस ओर जाता हुआ दिख रहा है। हालांकि ईरान की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि इजराइल अगर हमले करना कम करता है तो हम बातचीत के लिए तैयार, लेकिन इजराइल का साफ कहना है कि किसी भी तरह से वो परमाणु शक्ति ईरान को बनने नहीं देगा। वहीं सुप्रीम लीडर के लिए अब मौत का फरमान इजराइल के पीएम ने जारी कर दिया है। देखिए, आजकल तकनीक के विकास के कारण युद्ध आजकल मिसाइलों और रॉकेटों से और हवाई हमलों से लड़ाया जा रहा है। इजराइल और ईरान के बीच में पिक्युलिटी यह है कि इनकी सीमाएं आपसे नहीं मिलती हैं, इसलिए जमीनी युद्ध नहीं होगा। जब इसका अक्सर क्या होता है कि जमीनी युद्ध से काफी प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं और आपस में जो दुश्मनी हो जमीनी युद्ध पर निपटाई जाती है। मगर इसमें पूरा का पूरा जो लड़ाई है वो केवल मिसाइलों से, रॉकेटों से, ड्रोनों से और हवाई हमलों से होगी, हो रही है। इनमें दुर्भाग्य से सबसे बड़ी बात यह होती है कि इनमें जितना भी विनाश है वो देश के आंतरिक हिस्सों में होता है। ये सीमा पर जो आमने सामने की युद्ध होता है, जमीनी युद्ध होता है, जो उसमें जो विनाश होता है सीमाओं के ऊपर ही होता है और आंतरिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो आधारभूत ढांचा है, उसको कोई नुकसान नहीं होता है। मगर इस युद्ध में पूरा का पूरा नुकसान, पूरा जो जो वही है, वो सारा का सारा आंतरिक स्थिति में होता है। बड़ी बड़ी मल्टी स्टोरी बिल्डिंगों को निशाना बनाया जाता है, हॉस्पिटल्स को निशाना बनाया जाता है, पावर स्टेशनों को निशाना बनाया जाता है, तेल के जो शोधन कारखाना को ईरान में निशाना बनाया गया है और न्यूक्लियर सिस्टम निशाने बनाए गए। इस प्रकार से देश का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह किया जाता है इस तरह के युद्ध में। तो मैं यही देख रहा हूं कि इस युद्ध में, क्योंकि इजराइल के पास उसकी जो मोसाद है, उसने इतनी सटीक इंफॉर्मेशन इजराइल को दे रखी है कि उसके कारण इजराइल निशानों पर ही हमले कर रहा है और इसलिए ईरान को बड़ी नुकसान पहुंचा रहा है। भी जो लॉस है ईरान का हो चुका है। इसलिए मैं देख रहा हूं कि इस युद्ध में ईरान का महाविनाश होगा और इजराइल भी इतना तो नहीं होगा, पर इजराइल का भी इसमें नुकसान जरूर होगा। कर्नल शिवदान जी, चूंकि आपने कहा कि दोनों बॉर्डर जो हैं वो नहीं मिलते हैं और ये दोनों बॉर्डर मिलते नहीं है, लेकिन ईरान के पास जो सबसे मजबूत ताकत थी वो थी उसकी सैन्य ताकत। 3 गुना ज्यादा सैन्य ताकत उसके पास है अगर हम बात इजराइल से उसकी तुलना करें तो। लेकिन ईरान की जो कमजोरी है वो है उसके पास लड़ाकू विमान नहीं है और यही इजराइल की ताकत है। भले उसके पास बैलिस्टिक मिसाइल बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा ईरान के पास, लेकिन अगर उन सारे ठिकानों पर एक एक करके जो इजराइल की तरफ से हमला किया जा रहा है, अगर उस ठिकाने को ही नष्ट कर देगा तो ईरान के पास बचेगा क्या? यही मैंने आपसे कहा है कि इजराइल के पास एक तो एयर डिफेंस बहुत अच्छी है, उसके पास इंफॉर्मेशन का इतना अच्छा सिस्टम है, सटीक इंफॉर्मेशन है कि पिछले शुक्रवार को जो हमला किया था इजराइल ने, उससे पहले मोसाद ने उस देश में घुस करके पूरे ठिकानों का पता लगा लिया था। कहां इसके जनरल रह रहे हैं, कहां इसके न्यूक्लियर साइंटिस्ट रह रहे हैं, कहां इसका कोई क्या क्या न्यूक्लियर स्टेशन है और तेल रिफाइनरी कहां पर है। इसलिए सारी सटीक इंफॉर्मेशन निकालकर मोसाद ने ऑलरेडी दे चुके थे। और एक आपको जानकर ताज्जुब होगा कि मोसाद ने ईरान में ड्रोन्स को भी स्मगल करके अंदर ले गई थी मोसाद, और जो ये जनरल्स को अटैक किया है
ये और जो इसके वैज्ञानिकों को मारा है वो मोसाद ने अपनी ड्रोनों से मारा है। इसलिए इजराइल के पास सबसे स्ट्रांग है उसकी इंटेलिजेंस और उसके पास एयर डिफेंस सिस्टम और तथा उसके अलावा जितनी टेक्नोलॉजी है, चाहे वो एयरक्राफ्ट की हो, चाहे वो मिसाइल्स की हो, चाहे रॉकेट्स की हो, ये सब इजराइल ईरान से काफी आगे है। इसलिए इस युद्ध में क्योंकि जमीनी लड़ाई होती तो मैं मान सकता हूं कि ईरान की जो सेना है वो उससे काफी स्ट्रांग है, मगर अब ये इसमें जमीनी युद्ध तो हो नहीं रहा है, इसलिए ईरान जो है इसमें मैं देखता हूं कि विनाश की तरफ ही बढ़ रहा है और इजराइल उसको पूरा विनाश करके छोड़ेगा। विनाश की तरफ ही बढ़ रहा है और हमारे हिंदी में कहावत है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, और कमोबेश ईरान की जो इस समय मति है मनोज कुमार जी, वही चली आ रही है। एक तरफ ईरान कह रहा है कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, दूसरी तरफ जो हमले हैं वो लगातार कर रहे हैं। सुप्रीम लीडर को अपनी सत्ता भी बचानी है। ईरान की भी अपनी मजबूरियां हैं, जो उसकी सत्ता की तरफ से अगर आप सोच के देखें, जो कट्टरपंथी सत्ता वहां पर स्थापित है, उसकी क्या मजबूरियां हैं? उसकी मजबूरियां हैं कि अगर अपने आप को अभी डिफेंड नहीं करेगा, और उनका सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड था कि हम न्यूक्लियर वेपन अपना लेके आएंगे, हम न्यूक्लियर स्टेट बनेंगे, और उस मिजाज के लिए उनकी मजबूरी बन गई है कि अपने आप को डिफेंड करें, जो कि वैसे तो मैं उसका सपोर्ट नहीं करता हूं, क्योंकि अगर देखिए ईरान ने किया क्या है, आप एक तरफ से लीजिए, फिलिस्तीन से लीजिए, फिलिस्तीन में हमास को उन्होंने तरजीह दी, हथियार दिए, पैसा दिया, सब कुछ दिया। उसके बाद आप देखिए इधर ऊपर में लेबनान में उन्होंने क्या किया, हिजबुल्लाह को सपोर्ट किया, हिजबुल्लाह को पूरी तरह आर्म किया। वहां लेबनान में स्थिति बना दी कि जबकि वो क्रिश्चियन देश हुआ करता था करीब 25-30 साल पहले, उसको बिल्कुल अभी जो स्थितियां होंगी आपको मालूम है, उसकी ज्यादा मैं चर्चा नहीं करना चाहता, किस प्रकार से हिजबुल्लाह ने उसमें अपनी पैठ बनाई है। उसके बाद देखिए सीरिया में उन्होंने क्या किया, सीरिया में जो असद थे उनका साथ दिया इन्होंने थ्रू आउट, वो भी वहां से उखाड़ फेंके गए। उसके अब देखिए एक तरफ से ईरान ने, इजराइल ने क्या किया, हमास को बर्बाद किया, हिजबुल्लाह को किया, हूती के ऊपर हमले किए, इराक में जो शिया फोर्स है उसको बर्बाद करने की कोशिश की, उसका सीरिया में असद को हटा दिया। अब वहां पर इनके माफिक सरकार है, क्या बोलते हैं, इजराइल के माफिक या अमेरिका के माफिक आप कह लीजिए अमेरिका सीधा। जी जी। तो अब ये स्थिति बनी है। उसके अलावा आप देखिए चारों तरफ से ईरान घिर चुका है। अब इसकी अपनी मजबूरियां थी, ये अपना त्याग कर नहीं सकते न्यूक्लियर वेपनाइजेशन प्रोग्राम का, ये क्योंकि इसी के बिना पे ये चल रहे थे अभी तक, यही बोल के कि हम शक्तिशाली देश हैं, हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, हम न्यूक्लियर वेपन हासिल करेंगे। तो इनकी अपनी मजबूरियां थी। लेकिन आप देखिए जिस प्रकार से ईरानियन न्यूज में कुछ पढ़ रहा था, उनके हवाले से बताऊं कि वहां $10 मिलियन अमेरिकी डॉलर बोलते हैं, ईरानी कह रहे हैं कि ये उनको सपोर्ट मिल रहा है पर डे फ्रॉम अमेरिका। और बाकी साजो सामान तो मिल ही रहा है, वो सबको मालूम है, इंटेलिजेंस मिल रही है। उसके अलावा इतना पैसा खर्च कर रही है अमेरिकन क्या बोलते पब्लिक, जो कि इस युद्ध में। तो ऐसा अगर आज भी ट्रम्प साहब ने यही कहा है कि हम इस युद्ध में किसी भी तरह से कनेक्टेड नहीं है, और अगर ईरान ने कोई हिमाकत की, हमारे किसी भी एसेट्स को या फिर हमारे इंटरेस्ट को कहीं छुआ, तो हम युद्ध में बहुत बुरा हाल करेंगे। उन्होंने ये भी कहा आज की परेड में, ये कहा कि हमेशा अमेरिकी सैनिक जीत के आते हैं जिस भी जगह उनको भेजा गया। और देखिए कैसी हास्यास्पद बात है, अमेरिका जब वियतनाम में 20 साल लड़ा, क्या हुआ, अफगानिस्तान में 20 साल उनकी लड़ा, हिस्ट्री क्या हुआ? कमजोर है, वो वियतनाम वगैरह भूल जाते हैं जब उनको कश्मीर का ही विवाद बोलते हैं कि समझ में नहीं 1000 आता, साल से उनकी हिस्ट्री भारत और कमजोर है। पाकिस्तान का कश्मीर मसला चल रहा है 1000 साल से। तो वो तो खैर उनको ब्रीफिंग की जरूरत है। लेकिन मैं कहना ये चाहता हूं कि अभी ये ऐसी स्थिति है, ईरान इतनी आसानी से मानने वाला नहीं है, और उसके अपने इज्जत पे बनाई है, मैं ऐसा कहूंगा। या फिर ये लास्ट मौका है कि अपनी वो वहां की खिलाफत जो दिखाता है कि मैं सऊदी अरेबिया से बड़ा हूं और बाकी देश हमारे ये साथ केवल हैं। एक खलीफा बनने का एक भूत सवार है बेसिकली, कि ये लास्ट मौका है, मुस्लिम ये राष्ट्रों लास्ट का मौका है। खलीफा कौन होगा। और रेजिम चेंज होना, अगर होना होगा तो अभी होगा, नहीं तो फिर ईरान विल गेट मच स्ट्रॉन्गर आफ्टर दिस। यस, हालांकि उम्मीद कम लग रही है, क्योंकि डेथ वारंट जारी कर दिया गया है, साफ कहा गया है कि पीएम नेतन्याहू की तरफ से कि वो कारण में उसका मेन कारण है कि वहां पे इनकी पब्लिक जो इमेज है ईरान में, और पब्लिक सपोर्ट जो है
नीचे के लेवल पे बहुत कम हो रहा है, और खासकर शहरों में। शहरों और में इनके हर इन कोई पर खिलाफ देखिए, जी, आवाम सुकून चाहती है, हर आवाम आवाम जिहादी जमहूरियत बन चाहती जाएगी है। तो फिर कोई जी भी मुल्क तरक्की नहीं कर पाएगा। आप जी झोपड़ी में रह के बाहर AK-47 लेकर आप चांद पर पहुंचने की कल्पना नहीं कर सकते। आप गोलियां ही चला सकते हैं, वो भी तब तक जब तक आपको खैरात में मिल रही है। संजीव श्रीवास्तव जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर इस युद्ध को देखा जाए, कई ऐसे देश हैं जिन्होंने युद्ध की निंदा की है, इजरायल के हमले की निंदा की है, चाहे आप चाइना की बात करिए, चाहे आप रशिया की बात करिए। दो ताकतवर मुल्क की मैं बात कर रहा हूं, मैं नेटो कंट्रीज पर नहीं आ रहा हूं अभी। लेकिन साथ खड़ा हुआ ईरान के अभी तक कोई दिख नहीं रहा है। और इजरायल की बात करें तो बैकहैंड से यूएस, अमेरिका की बात करें तो अमेरिका उसे सपोर्ट कर रहा है। आज कुछ नेटो कंट्रीज की तरफ से भी बयान आए थे कि वो इजरायल को सपोर्ट करेंगे। देखिए आशीष जी, इसमें कोई दो राय नहीं होना चाहिए कि ये जो इजराइल के द्वारा ईरान के ऊपर बहुत ही बड़ी कार्रवाई की गई, उसके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को हिट किया गया, उसके सिविलियन इंस्टॉलेशंस को हिट किया गया, और अनेक बड़े एलिमिनेशंस, जिसमें कि आर्मी के चीफ और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के चीफ, IRGC के चीफ, अनेक जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट मारे गए। ये बहुत बड़ी बड़ी स्ट्राइक थी। और ये स्ट्राइक इजराइल अमेरिका के सपोर्ट के बगैर नहीं कर सकता था। इस पूरे डिसीजन में बैकग्राउंड से अमेरिका उसमें शामिल है। भले से अमेरिका सामने से ये कहे ना कहे, लेकिन अमेरिका की ही ताकत है कि जो कि इजराइल इस्तेमाल कर रहा है। और अमेरिका इस पूरे इजरायली एक्शन के बाद ईरान के ऊपर दबाव भी बना रहा है कि वो जो न्यूक्लियर डील करना चाह रहा है ईरान के साथ, उसको उसके लिए ईरान तैयार हो जाए। तो ये जो पूरी जो इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो एक जो जैसा कि वो कहते हैं कि हमारा जो कमिटमेंट है वो आयरन क्लॉड कमिटमेंट है, लोहे की दीवार है, उसको कोई मिटा नहीं सकता, कोई हिला नहीं सकता। तो वो उस तरीके का कमिटमेंट स्पष्ट रूप से दिखता है। लेकिन जहां तक ईरान का प्रश्न है, तो ईरान के साथ कुछ बयान वगैरह कहीं से जरूर अगर आ जाए तो आ जाए, लेकिन ईरान के साथ आज कोई खड़ा नहीं है। और ईरान को जो अपनी जो जो भी उसकी जो लड़ाई है उसको खुद ही से लड़नी पड़ेगी। और ये बात स्पष्ट है कि ईरान का जो रिटेलिएशन है, उसने अपनी जनता को दिखाने के लिए और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भी दिखाने के लिए कि वो कहीं से कमजोर नहीं है, आपने डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए और इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी, जैसा कि मैंने कहा, दिखाने के लिए उसने ऐसा किया है। लेकिन इसमें ये स्पष्ट है कि ईरान इसे बहुत लंबे समय तक अगर नहीं ले जा सकता, क्योंकि ईरान को इसके बहुत ही हैवी लॉसेस आने वाले समय में उठाने पड़ेंगे। क्योंकि ईरान को थोड़ी सफलता कुछ स्ट्राइक करने में मिल गई है, तो अब इजराइल ने फिर से, नेतन्याहू ने संकल्प किया है कि उसका बड़ा जवाब देंगे। तो ऐसे में ईरान को आने वाले समय में बड़े लॉसेस उठाने पड़ेंगे, स्पष्ट रूप से दिखता है। और बेहतर है कि ईरान अपने जो यूरेनियम इनरिचमेंट के जो प्रोग्राम के संदर्भ में अपना स्पष्टीकरण दे दे कि वो ऐसा आगे उसे नहीं बढ़ाने जा रहा है। और जब तक इस तरीके का एश्योरेंस और इस तरीके की जो गारंटीज है वो ईरान नहीं देता है, तब तक ईरान के ऊपर और भी बड़े हमलों के जो खतरे हैं वो बने रहेंगे। क्योंकि अमेरिका हो चाहे इजराइल हो, दोनों ही इस बात को समय समय पर कहते रहे हैं और लगातार संकल्पबद्ध अपने संकल्प को दोहराते रहे हैं, चाहे वो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन रहा हो, चाहे आज का ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन हो, या ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन जिसने न्यूक्लियर डील ईरान के साथ की थी, या बुश एडमिनिस्ट्रेशन। सभी ने इस बात को कहा कि वो ईरान को न्यूक्लियर वेपन्स एक्वायर नहीं करने देंगे। प्रेसिडेंट ओबामा ने ईरान पर डील जरूर की थी, लेकिन यदि आप प्रेसिडेंट ओबामा के स्टेटमेंट्स को देखें तो वो भी लगातार कहते थे कि वो ईरान को न्यूक्लियर वेपन्स एक्वायर नहीं करने देंगे, क्योंकि ये इजराइल के एग्जिस्टेंशियल थ्रेट होगा। और पूरे वो फिर यदि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स आ गया है तो सऊदी अरेबिया भी न्यूक्लियर वेपन्स की तरफ बढ़ेगा और टर्की भी इस तरह कदम बढ़ाएगा, और पूरा जो मिडिल ईस्ट रीजन है, पूरा जो विश्व है, उसके लिए बड़े खतरे पैदा हो जाएंगे। तो ये पूरी स्थितियां बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन अब ये ईरान को अपने कदमों पर लगाम लगानी होगी और विशेष रूप से उसके जो न्यूक्लियर प्रोग्राम के संदर्भ में उसको अपना जो स्पष्टीकरण देना होगा कि वो उसको आगे नहीं बढ़ाएगा। और एक डील बेहतर है कि ईरान उसके बारे में गंभीरता के साथ विचार करे और अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को लिमिट करे, तभी जाकर के वहां शांति हो सकती है। लेकिन यदि ईरान ने अपने यूरेनियम एनरिचमेंट के प्रोग्राम को तेज गति से बढ़ाया, अपने न्यूक्लियर वेपन्स को बनाने की दिशा में उसने कदम बढ़ाया, और अमेरिका इजराइल के इंटेलिजेंस को इस बात का असेसमेंट हुआ कि ईरान ऐसा कर रहा है, तो आप ये मैं ये देखता हूं कि ईरान के ऊपर और भी बड़े हमले
होंगे और उसमें संभव है कि अमेरिका भी सीधा पार्टिसिपेशन करे। इस बात की संभावनाओं से भी इनकार इस नहीं बात कर सकते। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर ईरान जो है वो परमाणु हथियार अगर बना लेगा तो वो न सिर्फ इजराइल के लिए बल्कि चाहे आप नेटो कंट्रीज की बात कर लीजिए या फिर चाहे आप अमेरिका की बात कर लीजिए, सबके लिए खतरनाक होगा। ईरान भले कुछ ना करे, वो हमास के जरिए दे सकता है, हिजबुल्लाह के जरिए हमला करवा सकता है, हुती के जरिए हमला करवा सकता है। तमाम इस तरह के आतंकवादी संगठन हैं जहां तक जो अगर हम बात करें परमाणु हथियार जो है वो पहुंच सकते हैं। लेकिन इसी बीच एक डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट किया है। संजीव श्रीवास्तव जी, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं दर्शकों को यह बता दूं कि आखिर इजराइल और ईरान में अब तक क्या हुआ है। जो ये हमला हो रहा है उसमें अभी तक कितना नुकसान, किसको क्या हुआ है, वो जानना और समझना बेहद जरूरी है। अगर हम बात करें कि दोनों तरफ से विध्वंसक प्रहारकारी 200 से ज्यादा मिसाइलों से ईरान पर हमला किया गया है। ईरान ने 100 ड्रोन से अटैक किया है इजराइल के ऊपर। इजराइल के कई शहरों पर बमबारी जो है वो जारी है। तेल अवीव पर लगातार मिसाइल जो अटैक हैं वो ईरान की तरफ से किए जा रहे हैं। तेहरान में रक्षा मंत्रालय पर आईडीएफ का हमला हुआ है। ईरान की जो परमाणु प्रयोगशाला है उस पर अटैक किया गया है। न्यूक्लियर हेडक्वार्टर पर आईडीएफ का हमला है और यह हमला ऐसा है कि जिसमें यह हेडक्वार्टर पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। लेकिन आखिर इजराइल ईरान पर हमला क्यों कर रहा है वो भी आपको समझा दें। इजराइल का उद्देश्य ईरान के परमाणु अड्डे को खत्म करना है। ईरान में क्या कुछ हुआ, इजराइल ने ईरानी परमाणु अड्डों पर हमला किया। इसके अलावा नंताज परमाणु साइट को भारी नुकसान हुआ है। ईरानी परमाणु अड्डे को पूरी तरीके से तबाह किया गया है। इजराइल ने क्यों यह नाकाम किया है यह भी जानना और समझना बेहद जरूरी है। 80 से 100 मीटर कंक्रीट के नीचे ईरान के जो हैं वो परमाणु अड्डे जो हैं वो बने हुए हैं, जिनको नुकसान पहुंचाना एकमात्र इजराइल का मकसद था। संजीव श्रीवास्तव जी, मैं आपके पास इसलिए आना चाहता था क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से भारत और पाकिस्तान ने आपस में समझौता किया था, ठीक उसी तरह ईरान और इजराइल भी जल्द समझौता कर ले। उन्होंने इस बात को बड़ा साफ लिखा कि अब भी इजराइल और ईरान के बीच में शांति लाने के लिए कई बातचीत और मुलाकातें हो रही हैं। मैं बहुत कुछ कहता हूं लेकिन क्रेडिट नहीं लेता, मैं बहुत कुछ करता हूं लेकिन क्रेडिट नहीं लेता, लेकिन कोई बात नहीं, लोग समझते हैं। यह बात क्या कुछ इशारा करती है? डोनाल्ड ट्रंप आखिर साबित क्या करना चाहते हैं? क्या पर्दे के पीछे ईरान और इजराइल के बीच में कहीं बातचीत हो रही है क्या? देखिए आशीष जी, इस बात की नितांत आवश्यकता है कि जो इजराइल और ईरान के बीच में जो स्थितियां हैं वो डी एस्केलेट करें, और डी एस्केलेशन की बिल्कुल आवश्यकता है। और इस संदर्भ में जहां कहीं से भी प्रयास किए जा सकते हैं वो किए जाने चाहिए। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो ट्वीट किया है जिसका कि आपने जिक्र किया, वो जाहिर है कि वो इस बात को बताना चाह रहे हैं कि वो डी एस्केलेशन की कोशिशें कर रहे हैं। और यद्यपि कि उन्होंने ये कहा कि मैं किसी बात का क्रेडिट नहीं लेना चाहता, लेकिन इतना कह करके भी वो अपनी मंशा स्पष्ट कर दे रहे हैं। नहीं, संजीव श्रीवास्तव जी, इतना कह के ही उन्होंने क्रेडिट ले लिया। कोई बात मैं कह रहा था कि इसको क्रेडिट लेने की बात न कहकर भी उन्होंने क्रेडिट का जो क्लेम है वो तो जरूर कर दिया है। और ये अब जाहिर है कि उन्होंने उनका बड़बोलापन है या उनके द्वारा जो उनका सेल्फ सेंट्रिक और अपने हितों को साधने का जो उद्देश्य रहता है, बिजनेस माइंडेड जो अप्रोच है, वो हर जगह दिखाई देता है, उनके हर एक बयानों में, हर एक स्टेप में दिखाई देता है। तो वो तो डोनाल्ड ट्रंप की अपनी एक पर्सनालिटी है और उसको हमें समझना होगा। और वो चीज भारत पाकिस्तान के संदर्भ में भी कही, जबकि ये बात बहुत स्पष्ट है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में किसी तरीके का कोई इसे मीडिएशन नहीं कहा जा सकता। इसे डी एस्केलेशन कराने के लिए एक जो वातावरण को निर्माण करने की जो बात है उसको तक ही वो सीमित थी, और उसमें अन्य राष्ट्रों ने भी उसमें कोशिशें की थी, लेकिन उसको मीडिएशन नहीं कहा जा सकता था। और भारत ने जैसा कि स्पष्ट किया कि वो कोई मीडिएशन नहीं था, वो एक जो भी बातचीत भारत और पाकिस्तान के बीच में हुई वो सीधी सीधी हुई, डीजीएमओस के बीच में हुई। लेकिन जो दूसरी बात है कि जहां तक भारत और पाकिस्तान का और ईरान और इजराइल के कंपैरिजन की बात है, तो मैं इसमें कंपैरिजन नहीं देखता, क्योंकि अगर इजराइल और ईरान के बीच का अगर सिचुएशन देखें
तो अमेरिका के राष्ट्रपति कह तो रहे हैं कि वो डीएस्केलेशन का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सारा कुछ तो अमेरिका ही करा रहा है। वहां पर इजराइल का इतना बड़ा हमला वो अमेरिका के इंडिकेशंस के बगैर हो नहीं सकता था। नहीं, जब हमला अमेरिका करता है तो के डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट भी आता है, कहते हैं बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। जी, तो अमेरिका का ही पूरी प्लानिंग रही और अमेरिका ने ईरान के ऊपर एक दबाव बनाने के लिए कि आप न्यूक्लियर डील तैयार मान जाओ और यूरेनियम एनरिचमेंट मत करो। और ये ने मान लिया था कि ईरान तेज गति से यूरेनियम एनरिचमेंट कर रहा है। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की बैठक हुई थी, उसमें प्रस्ताव स्पष्ट रूप से पारित किया गया था, बहुमत से प्रस्ताव पारित किया गया था और इसमें माना गया था कि ईरान यूरेनियम एनरिचमेंट तेज गति से कर रहा है। तो ऐसे में अमेरिका, जैसा कि मैंने जिक्र किया कि अमेरिका और इजराइल दोनों इस बात को कहते रहे कि वो ईरान को न्यूक्लियर वेपन्स एक्वायर नहीं करने देंगे। तो ये जो हमले, जो गो अहेड का जो ऑर्डर था ईरान इजराइल को, वो अमेरिका का ही था। अमेरिका भले से कहे या न कहे, तो ये भारत और पाकिस्तान से इसकी तुलना नहीं हो सकती, वो कॉन्टेक्स्ट अलग है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की जो शख्सियत है, वो हर जगह अपनी क्रेडिट लेना चाहते हैं, तो वो क्रेडिट न लेने देने की बात करके भी वो क्रेडिट की बात मुझे कर रहे लगता हैं। है उनकी नजर नोबेल पुरस्कार पर है, शांति पुरस्कार मिल जाए उन्हें, लेकिन मुझे लगता नहीं, लेकिन कुछ भी हो कमेटी जो है, इन सारी बातों को मेरा मानना है कि उनकी पर्सनालिटी को वो समझती होगी और ये नोबेल कमेटी को डिसाइड करना है कि वो किसको देते हैं, किसको देते हैं, किसको पुरस्कार नहीं देते हैं। शिवदान जी के पास में जाना चाहूंगा। शिवदान जी, अब अगर हम बात करें तो सुप्रीम लीडर जो ईरान के हैं, अब उनके मुल्क में ही मुझे लगता है मुश्किलें बढ़ गई, क्योंकि मैं एक इंटरनेशनल चैनल देख रहा था शो से पहले, उसमें ईरान के पूर्व क्राउन प्रिंस हैं रेजा पहलवी, उन्होंने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि जो कुछ ये समस्या की जड़ है ना, वो सुप्रीम लीडर है और सुप्रीम लीडर की नीतियों के कारण ही इजराइल ने ईरान पर हमला किया। जब उनसे पूछा गया कि क्या इजराइल जो है वो ईरान के लोगों को मारना चाहता है, तो उन्होंने कहा नहीं, इजराइल कभी भी ईरान के आम लोगों को मारना नहीं चाहता। यानी जिस सत्ता परिवर्तन की बात हम लोग लगातार पिछले कुछ दिनों से कर रहे हैं, उस सत्ता परिवर्तन की आग अंदर भी है और वो भी चाहते हैं कि सत्ता परिवर्तन हो, यानी ईरान की आवाम या फिर ईरान के पुराने प्रिंस भी। जब तक शाह ईरान का शासन ईरान में रहा तो ईरान एक बड़ा प्रोग्रेसिव देश माना जाता था और उसमें कट्टरपंथ का कोई स्थान नहीं था। मगर जब से शाह ईरान को सत्ता से हटाया गया है, उसके बाद से लगातार ईरान में मुस्लिम कट्टरपंथ को बहुत बढ़ावा दिया गया है और वहां की महिलाएं बहुत ज्यादा इससे प्रताड़ित हैं और बार बार वहां के महिला समाज से आवाज उठती है कि उन्हें स्वतंत्रता चाहिए। ये बिल्कुल आप सच कह रहे हैं कि वहां की जनता में काफी उसके प्रति असंतोष है वहां के सुप्रीम लीडर के खिलाफ, क्योंकि वो सुप्रीम लीडर और ये जितना भी जो एक्शन हो रहा है इजराइल का, वो केवल इसलिए हो रहा है कि ईरान में सत्ता एक प्रजातांत्रिक व्यवस्था के हाथ में नहीं है, वहां पर एक मुस्लिम कट्टरपंथ के नेता के हाथ में है जो अपनी जुनून में कुछ भी एक्शन कर सकता है किसी के खिलाफ। और इस ईरान ही एक ऐसा देश है जिसने दो बड़े बड़े आतंकवादी ग्रुप हमास और हिजबुल्लाह जैसे ग्रुपों को तैयार किया है और उन्हें इजराइल से लड़ने के लिए भेजा है। और चारों तरफ पूरे मिडिल ईस्ट में चारों तरफ अशांति यदि कोई फैली हुई है तो केवल ईरान सपोर्टेड जो आतंकवादी हैं इनके कारण फैली हुई है। तो इसलिए ईरान की जनता उनसे खुश नहीं है और ये केवल अपनी फंडामेंटलिज्म के जरिए और अपना जो ये सत्ता का रौब दिखा करके वहां की जनता को सप्रेस करते हैं। ये सबसे बड़ा कारण है कि इसकी वजह से ही वहां पर ये जो इजराइल और अमेरिका चिंतित हैं वहां के परमाणु से प्रोग्राम से, उसका कारण यही है कि ये कभी भी इस जुनून में अपने आतंकवादी संगठनों के सपोर्ट में हो सकता है इन एटम बम्स को इस्तेमाल कर लें। इसलिए इसको इतना जोर दिया जा रहा है कि एटम बम ना बना सके ईरान। यही बात मैं कह भी रहा था बिल्कुल सही कि ये किसी से भी, ये ईरान खुद ना करे, अगर ये बना लेता है तो किसी भी आतंकवादी संगठन से ये काम बड़े आसानी से वो करवा सकता है। यही रीजन है कि इसलिए इजराइल डरा हुआ है कि पता नहीं है कब इसको बना करके कब ये इस्तेमाल कर रहे हैं। और जिस तरह से पाकिस्तान बोलता है कि हमारे पास 1 पाव का बम है, आधा किलो का बम है, 1 किलो का बम है, इस तरह के बना करके आतंकवादी संगठनों को पकड़ा देंगे और पता नहीं कहां इस्तेमाल करते हैं इसको। तो ये मानवता के लिए बड़ा खतरा है, इसलिए इस पर पूरी चेक होनी चाहिए और इसका
राइट एंड प्रॉपर इसका इलाज होना चाहिए। मनोज कुमार जी, ईरान के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने अलग अलग जो राष्ट्र है, मुस्लिम राष्ट्र हैं, उन सबसे मदद की गुहार लगाई है। उनकी तरफ से ये कहा गया है कि हमें मदद की जाए और सारे जो मुस्लिम राष्ट्र हैं, राष्ट्रपति हैं, माफ करिएगा, ये मसूद नाम है इनका, उन्होंने एक साथ आने की बात कही है और ये कहा है कि हमें मिलकर इजराइल पर हमला करना चाहिए। देखिए, ये तो असंभव सी बात लगती है आज के परिदृश्य में कि पूरे देश इकट्ठे होंगे। पहले तो ये पूरा वो जो मिडिल ईस्ट है खुद ही पहले बहुत बटा हुआ है, और ये शिया सुन्नी गुटों में और अन्य बहुत सारे इनके जो रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स है उसके कारण बटा हुआ है। अभी तक क्या हो रहा था कि देखिए, ईरान का वर्चस्व इसलिए था क्योंकि नॉन स्टेट एक्टर्स के द्वारा उन्होंने अपना इन्फ्लुएंस कहां तक, इजराइल तक फैलाया हुआ था, सीरिया, लेबनान, इवन जॉर्डन में भी काफी हद तक, फिर उसका इराक, सबको ये यमन, यहाँ ये सब कंट्रोल कर रहा था ईरान। लेकिन वो सब बहुत हद तक उसको न्यूट्रलाइज किया गया है इजराइल के द्वारा। लेकिन जहां तक इसकी बात है, आपकी न्यूक्लियर वेपन्स की बात है, ये मान भी जाए, अगर अभी बातचीत में आ भी जाता है, लेकिन मुझे लगता है नहीं जब तक ये वहां सत्ता रहेगी, ये इस एम्बिशन को, न्यूक्लियर वेपन के को हासिल करने के एम्बिशन को वो लोग नकारेंगे। बात यहां ये भी करूंगा मैं आज, देखिए आज खबर ये भी आई कि इजराइल में भी उन्होंने एक साइंटिफिक जो इंस्टीट्यूट था उसके ऊपर हमला करने में सफल हुए ये ईरानियंस। ये इनके लिए भी, बिकॉज वो बदले के जो उन्होंने ईरानी वैज्ञानिक मारे, उसके बदले में उन्होंने वहां पर इसका बदला लिया। तो ये इस प्रकार की लड़ाई तो बड़ी मुश्किल होगी। जहां तक बात है ये रजा साहब की, देखिए अमेरिका हमेशा से ये इनको क्या बोलते हैं, इस तरह के, क्या मैं क्या बोलूं, उनको स्पॉन्सर करता है हर एक देश में सत्ता चेंज के लिए। यूनुस को किया उन्होंने बांग्लादेश में, यहाँ पर शहबाज शरीफ को किया पाकिस्तान में, आपने देखा वहां पे यूक्रेन में उसको जेलेंस्की को किया। ये इनकी आदत है। और अब उनको मालूम है रजा साहब, पहलवी साहब की उतनी कहीं अभी कोई उनकी बात नहीं करता ईरान में, लेकिन हाँ अगर वो आएंगे तो उनको मालूम है उनके माफिक सरकार चलेगी। और चूंकि वहां पर काफी असंतोष है जिसको फैलाने में काफी हद तक CIA ने भी काम किया है, मोसाद ने भी काम किया है ईरान में, तो उस कारण जनता में है वो, क्योंकि वहां पर देखिए इतने सालों से सैंक्शन लगा है, लोगों में गरीबी फैली है, इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है, वो दिक्कतें वास्तविक हैं जो कि हर जनता को फेस करनी पड़ रही है। ये वास्तविकता है, इसको नकारा नहीं जा सकता है। और उसके अलावा जिस प्रकार का पंथ उनके ऊपर लादा गया, खासकर वहां की महिलाओं के ऊपर, तो उस कारण से असंतोष तो है। और खासकर ये शहरों में, गांव में अभी भी वो इस्लाम के प्रति काफी उनकी आस्था है। तो मैं ये कहना ये चाहता हूं कि अगर जब तक ये रिजीम चेंज नहीं होगा तो इनकी ये जो न्यूक्लियर उसका एम्बिशन है वो खत्म नहीं होगा। और अगर ये होता भी है, इनको अगर रेजिम चेंज करते भी हैं, इन्होंने बहुत फर्दों में कहते हैं कि बहुत डीप और किसी माइन में इन्होंने करीब 400 किलो एनरिच्ड यूरेनियम छुपा के रखा है। और अमेरिका ही एक वो वाहिद देश है जिसके पास उतने डीप पेनिट्रेशन करने वाले क्या बोलते हैं बंकर बॉम्ब्स हैं, एंटी बंकर बॉम्ब्स हैं जी। और जाहिर तौर पर इसका खामियाजा ईरान को उठाना पड़ेगा। संजीव श्रीवास्तव जी, अंतर्राष्ट्रीय अगर हम मार्केट की बात करें तो उस पर इस वॉर का क्या असर होगा? क्रूड ऑयल जब युद्ध शुरू हुआ था तो पहले दिन तकरीबन 8% बढ़ा, दूसरे दिन 10% बढ़ा, तीसरे दिन अब 12% बढ़ गया है। व्यापार का जो रास्ता है वो भी कई जगहों से वो ईरान से होकर जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या कुछ असर पड़ने वाला है व्यापार के दृष्टिकोण से? देखिए, इसका नकारात्मक असर पड़ेगा। और यदि ये युद्ध एस्केलेट करता है तो जैसा कि आपने स्वयं जिक्र किया कि जो क्रूड ऑयल के जो दाम हैं वो उसके ऊपर पहले से ही जो है उसमें उछाल आ रहा है। शेयर मार्केट अगर पूरे विश्व भर में देखें तो उस पर बहुत ही नेगेटिव इसका असर पड़ रहा है। और पूरे विश्व की जो एनर्जी सप्लाई चेन्स हैं वो और अधिक गहरे तरीके से प्रभावित होंगी। पहले से ही कोरोना पैंडेमिक की वजह से और रशिया यूक्रेन युद्ध की वजह से जो एनर्जी सप्लाई चेन्स थी वो उसके ऊपर एक खराब असर पड़ा था, विशेष रूप से रशिया यूक्रेन युद्ध की वजह से। लेकिन अब जो ये नई सिचुएशन वहां पैदा हो रही है, नया क्राइसिस और कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गया है, उसकी वजह से ये जो विश्व में जो ऑयल की सप्लाई के जो रूट्स है प्रभावित होंगे।
यदि ईरान स्टेट ऑफ हार्मुज को ब्लॉक करता है और वहां पर और इजराइल अपने नेवल जो एसेट्स के माध्यम से भी वो कार्रवाइयां करता है, तो जाहिर है कि ऐसे में जो ऑयल सप्लाईज होंगी वो बाधित होंगी, भारत के ऊपर भी इसका असर पड़ेगा। भारत भले से ही जो है अन्य सोर्सेस से अपने ऑयल के इंपोर्ट्स को जरूर वो बरकरार रखेगा। रशिया से भारत बड़ी मात्रा में ऑयल ले रहा है, लेकिन जो ऑयल का जो इंपोर्ट के जो रूट्स हैं वो जरूर सीवियरली डिसरप्टेड होंगे। अगर युद्ध एस्केलेट करता है, कोई फुल फ्लेजेड वॉर शुरू होती है, तो उन सारी स्थितियों को डील करने के लिए जाहिर है कि भारत को भी अपनी तैयारियां करनी होंगी। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी इसको लेकर के चिंतित है, और मेरा ऐसा मानना है कि सारे, जैसे कि हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, कि इस तरीके के प्रयास किए जाने की नितांत आवश्यकता है कि ये जो पूरी सिचुएशन है वो डीएस्केलेट की एक जाए। सवाल यहाँ पे दर्शकों के मन में होगा कि हमारी हुकूमत की इसमें क्या भूमिका रहेगी, क्योंकि हमारे दोनों मुल्कों के साथ रिश्ते अच्छे हैं, चाहे इजराइल की बात करें चाहे ईरान की बात करें। देखिए, भारत की तरफ से जो बयान जारी किया गया है विदेश मंत्रालय की तरफ से, उसमें ये स्पष्ट रूप से कहा गया है कि दोनों ही देशों को रिस्ट्रेंट बरतने की आवश्यकता है और ये पूरी सिचुएशन को डीएस्केलेट करने की आवश्यकता है, और ये तुरंत होना चाहिए। और इस बात को भारत जैसा एक अगर बहुत ही जिम्मेदार राष्ट्र कह रहा है, तो जरूर ये मैसेज इजराइल को भी और ईरान को भी ये गया है। और ईरान और जाहिर है कि राष्ट्रपति जो बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के प्रधानमंत्री हैं या ईरान के राष्ट्रपति हैं, सभी भारत के इस बयान को जरूर वो गंभीरता के साथ कंसीडर करेंगे। और चाहे वो भारत हो, चाहे वो विश्व का कोई भी अदर जिम्मेदार राष्ट्र हो, वो तो यही चाहेगा कि ये जो सिचुएशन है वो डीएस्केलेट करे, संवाद शुरू हो, और ये जो भी बातचीत के माध्यम से ही कोई रास्ता निकले, तो ये प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। और एक बात मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे सिचुएशन में यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की जो विफलताएं हैं वो बार बार जाहिर हो रही है। इंटरनेशनल जो सबसे बड़ा जो इंस्टीट्यूशन है वो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है, और उसका जो सबसे बड़ा मैंडेट यही था कि इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, इसी के लिए बनाया गया था और सबसे बड़ा उसका मैंडेट यही था। लेकिन वो ऑर्गेनाइजेशन इस तरीके की सिचुएशन में किसी भी तरीके का अपना एक कंस्ट्रक्टिव रोल पूरा कर पाने में कहीं भी नहीं दिखा। अगर पिछले कुछ वॉर को देखा जाए तो कहीं भी ये दिखा ही नहीं, कहीं नहीं दिखा वो। तो ऐसे में ये जाहिर है कि अगर अन्य जो राष्ट्र हैं, जो अन्य जिम्मेदार राष्ट्र हैं, भारत जैसा राष्ट्र, अन्य जो महाशक्तियां हैं, लोकतांत्रिक राष्ट्र हैं, वो सभी, उनको चाहिए कि वो स्टेप फॉरवर्ड करें और इस तरीके का वातावरण निर्माण करें। मैं मध्यस्थता की बात नहीं करता, मैं फिर से इस बात को स्पष्ट करना चाहता हूं कि भारत जो भी कर रहा है वो एक जो बयान भारत की तरफ से दिया गया है वो इस तरीके का बयान है कि जिसमें कि भारत उन पक्षों को आपसी बातचीत के लिए प्रोत्साहित करने के लिए एक वातावरण को निर्माण करने की बात कर रहा है। इसी बात को हमें समझने की जरूरत है। आशीष जी, मैं यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, हमारे देश में कई बार इस बात का भ्रम फैलाया जाता है। हमने डोनाल्ड ट्रंप के बयान के संदर्भ में अनेक तरीके के नैरेटिव को देखा कि डोनाल्ड ट्रंप ने मध्यस्थता कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। भारत ने रशिया यूक्रेन युद्ध के संदर्भ में भी, यदि हम रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से प्राइम मिनिस्टर मोदी जाकर के मिल लेते हैं और यूक्रेन की भी यात्रा करके जाकर के मिल लेते हैं, तो ये जो पूरा जो प्रयास है वो इस तरीके का प्रयास था कि वो दोनों पक्षों को इंकरेज करने के लिए कि वो दोनों आपस में बातचीत करें, उसके लिए एक वातावरण के निर्माण के लिए गए थे, न कि जो निगोशिएटिंग टेबल पर बीच में बैठ करके दोनों के बीच में का मीडिएशन कराने गए थे। तो ये बात भारत का बहुत स्पष्ट दृष्टिकोण है और मीडिएशन के संदर्भ में भारत का ये स्पष्ट रूप से कहना है कि मीडिएशन तभी हो सकता है जब सभी कॉन्फ्लिक्टिंग पार्टीज भारत से ऐसा करने के लिए कहें। किसी एक पक्ष के कहने पर मीडिएशन भारत कभी भी संभव नहीं हो पाएगा। दोनों पक्षों को आगे आना समझने की आवश्यकता है। इस बात को हमें समझने की आवश्यकता है। अपने देश में कई बार इस तरीके के भ्रम पैदा होते हैं, पब्लिक डोमेन में इस तरीके की चर्चाएं होती हैं जो कि जरा कहीं भी विदेश मामलों के संदर्भ में उचित नहीं है और इसमें अनेक तरीके के भ्रम फैलते हैं। तो मेरा मानना है कि भारत अपना प्रयास बैक चैनल के माध्यम से जरूर कर रहा है। भारत ने अपील जारी की है और भारत ने डीएस्केलेशन की अपील की है और यही समय की आवश्यकता है और इसको हमें और अन्य जो राष्ट्र हैं उनको भी करना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप के संदर्भ में मैं ये कहना चाहता हूं कि उनका ट्वीट तो जरूर आया है, लेकिन इस पूरे ईरान और इजराइल के सिचुएशन में बैक चैनल के माध्यम से अमेरिका एक पार्टी के जैसा है और ऐसे में अमेरिका के बयान का मुझे नहीं लगता ईरान पर कोई ज्यादा असर पड़ने जा रहा है।
जो जो सिचुएशन बनेगी उसमें अन्य राष्ट्रों को जो कि इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में शामिल नहीं है, उनको एक बैक चैनल से, बैकग्राउंड से इस बात की अपील करनी होगी और इस बात को के लिए प्रयास करना होगा कि दोनों पक्ष डी एस्केलेट करने की तरफ आगे बढ़ें और डी एस्केलेशन आज के समय तभी संभव हो पाएगा। शिवदान जी, जी शिवदान जी, अगर हम इजराइल के हमलों को देखें तो इजराइल के हमले सटीक हो रहे हैं। चाहे हम तेहरान की बात करें तो जो उसके ऑयल डिपो हैं वहां पर हमले हो रहे हैं, चाहे हम बुश शहर की बात करें जहां गैस रिफाइनरी है वहां हमले हो रहे हैं। इजराइल का मोटिव बिल्कुल साफ है कि इनके जितने भी इकोनॉमिक्स जो सेंटर है, जहां से पैसे आते हैं या फिर नुकसान जहां होगा वहां पर हमले करने हैं। सिविल पर वो बिल्कुल हमले नहीं कर रहा है, लेकिन हम दूसरी तरफ देख रहे हैं कि जो ईरान है वो कहीं भी मिसाइलें मार रहा है। देखिए, जैसा मैंने पहले भी कहा है, इजराइल बहुत सटीक इंफॉर्मेशन के बाद कोई एक्शन लेता है। जिस प्रकार भारत ने सिंदूर ऑपरेशन करने से पहले पूरी इंफॉर्मेशन ली पाकिस्तान की, उसके बाद एग्जैक्ट लोकेशन पर हमने हमले किए, उसी प्रकार से इजराइल भी इधर उधर का फालतू नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता दुश्मन देश को, केवल ऐसी जगह पर नुकसान पहुंचाना चाहता है जिससे उसकी कमर टूटे और वो युद्ध करना बंद करे। तो इसलिए इजराइल ने, उसकी मोसाद ने उसको एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन दी है। मोसाद ऑलरेडी ईरान में प्रवेश हमेशा रही है, उसका पूरा नेटवर्क ईरान में फैला हुआ है। और जैसा कि मैंने पहले कहा है कि मोसाद ने अपने साथ ड्रोन्स को भी स्मगल करके ईरान में रखा हुआ है। तो इस प्रकार से इजराइल जो है अपनी देश की साइज को भी देखता है, अपने इकोनॉमिकल कंडीशन को भी देखता है, जिससे कि कम हमलों में वो पूरा एम अचीव कर सके। क्योंकि इनके पास तो पूरा ऑर्गेनाइजेशन है ईरान के पास तो, मगर इजराइल तो अकेला देश है, उसे सरवाइव करना है पूरे मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर में। तो इसलिए वो अपना एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन लेता है, उसके बाद ही हमला करता है। और इसीलिए इतने भी ईरान के अंदर उसने हमेशा एग्जैक्ट लोकेशंस पर ही हमले किए हैं और ईरान कहीं भी मारता रहता है। इसलिए इजराइल सफलता प्राप्त की है। 1967 के युद्ध में भी इजराइल ने जीत हासिल की, 73 में भी जीत हासिल की, और जब भी कोई ऐसा कन्फ्रंटेशन हुआ है अरब देशों के साथ उसका, तो हमेशा इजराइल विजयी रहा है। तो इसलिए इजराइल की डिफेंस पॉलिसी है वो इस प्रकार की है कि हमेशा इंफॉर्मेशन पूरी रहे, पूरा देश युद्ध के लिए तैयार रहता है और पूरा देश हर जगह चौकन्ना है। इसलिए इजराइल जी हरा पाना बहुत ही मुश्किल है अरब के लिए। मनोज जी से एक सवाल ले लेते जी, आप कुछ कह रहे थे शिवदान जी, अपनी बात पूरी कर लीजिए फिर मनोज जी से सवाल। ईरान को इसलिए इजराइल, जैसा कि आपने पहले भी कहा है, ईरान की सेना 3 गुनी ज्यादा उससे। ये मैं मान सकता हूं, यदि आमने सामने का युद्ध होता, जमीन की सीमाएं मिल रही होती दोनों की, तो मान सकता हूं कि अपनी इतनी बड़ी सेना के साथ वो इजराइल पर अटैक कर सकता था। मगर इस कंडीशन में इजराइल का कोई नुकसान ईरान नहीं पहुंचा सकता। ये केवल टेक्निकल युद्ध है जिसमें इजराइल के पास सुपीरियरिटी है, इंफॉर्मेशन भी पूरी है, इंटेलिजेंस भी पूरी है। इसलिए इस युद्ध में मैं इजराइल को ज्यादा शक्तिशाली मान रहा हूं। ठीक है मनोज जी, इजराइल के पास ये सारी चीजें तो है, लेकिन इजराइल के पास आयरन डोम भी है। इसका कितना ज्यादा इंपैक्ट होगा इस वॉर में? क्योंकि मिसाइलें तो वो जरूर मारेगा, लेकिन उसमें से 90 से 95% मिसाइलों को वो मुझे लगता है कि आयरन डोम की वजह से वो बेकार हो जाएंगी। देखिए, अभी इस परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो पहले जो स्थिति थी और अब जो स्थिति है ईरान की, उसमें बहुत फर्क है। जो मैंने पहले भी आपको बताया था कि पहले क्या था कि वो हिजबुल्लाह को भी इस्तेमाल करता था इस तरह के अटैक करने के लिए, हूतीस को भी इस्तेमाल करता था। तो उसके बाद बहुत सारे सोर्सेस थे जो उसकी तरफ से प्रॉक्सी जो थे नॉन स्टेट एक्टर्स जो लड़ने के लिए तैयार रहते थे। अभी स्थितियां बदली हैं और अभी थोड़ी मुश्किल आने वाली है, लेकिन बहरहाल इनके पास अभी भी बहुत सारी मिसाइलें हैं। लेकिन मैं जो बात आपके सामने समक्ष रखना चाहता था, दर्शकों के समक्ष, वो ये है कि हमारे लिए दोनों देश, इजराइल भी और ईरान भी, बहुत ही स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस रखते हैं। एक तो ईरान हमारे लिए जो एनर्जी का सोर्स है बहुत बड़ा, और हम लोग को एनर्जी की बहुत रिक्वायरमेंट है, और यहाँ पर इसका बहुत अहम रोल है। बहुत नजदीक है हमारे ये देश, तो बहुत सस्ता पड़ता था ऑयल हमारे पास। दूसरा, जो चाबहार पोर्ट है वो हमारे लिए बहुत ही अहम है, आगे के लिए भी, फ्यूचर के लिए, और अभी तो है ही है। और चाइना पाकिस्तान के जो एक्सिस को काउंटर करने के लिए हमारे पास वही एक रास्ता था, और इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर वहीं से गुजरना था। उस लिहाज से हमारे लिए ईरान की आवश्यकता बहुत अहम है, पाकिस्तान को भी काउंटर करने के लिए, और मिडिल ईस्ट में भी अपनी पैठ बनाने के लिए, और यूरोप तक पहुंचने के लिए। लेकिन
दूसरी तरफ इसराइल हमारा एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन चुका है, डिफेंस में भी और इकोनॉमिकली भी हम कई जगह इनके साथ इन्वॉल्व हो चुके हैं। तो हमारा तो ध्येय रहेगा कि दोनों देशों के साथ हमारी स्थिति मित्रता की बनी रहे, लेकिन कैसे संभव होगा ये मुश्किल है। इसमें हमारे लिए बहुत मुश्किल की बात यह है, हम हमेशा कहते रहे कि हम कोई भी ऐसा स्टेट जो कि टेररिज्म को सपोर्ट करता है उसके साथ नहीं खड़े होंगे। और यहाँ पर ईरान का जो रेपुटेशन है, खासकर इस रेजिम के आने के बाद, वो केवल टेररिस्ट ग्रुप्स प्रॉक्सीज को सपोर्ट करता रहा है। उस लिहाज से हमारी स्थिति थोड़ी वहां पर कमजोर पड़ती है। लेकिन अभी ईरान को समझना होगा ये वक्त वो नहीं है जब प्रॉक्सीज के द्वारा लड़ा जा सके कोई भी युद्ध। अपने अपने युद्ध को खुद लड़ना पड़ेगा। अभी देखिए, पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन्स है, सबको मालूम है, लेकिन उनके पास खाने के लिए अपने पास आटा नहीं है, चावल नहीं है, लड़ने के लिए कुछ भी नहीं है, पैसा नहीं है, इकोनॉमिक स्थिति क्या खराब है। तो ऐसे स्थिति में ये बम कब कुछ मिसयूज ना हो, ये और यही एक पूरे विश्व की दिक्कत है। ईरान के साथ भी अगर वो ईरान न्यूक्लियर वेपन स्टेट बनता है तो उसका किस प्रकार से कोई भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, इतने सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ वो जुड़ा हुआ है, किस प्रकार मिसयूज हो जाए, वो बहुत गंभीर बात है। वो बहुत ही गंभीर बात है मनोज जी। लेकिन मैं संजू जी आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले दर्शकों को कुछ ग्राफिक्स के जरिए चीजें समझा दूं कि अब नेतन्याहू का प्लान क्या है, उसको समझने की बेहद जरूरी है। और खामोनेई को लेकर ईरान के सर्वोच्च नेता हैं और उसको जानना और समझना बेहद जरूरी है कि आखिर चल क्या रहा है। ईरान के सर्वोच्च नेता है और उन पर कभी भी हमला हो सकता है। जैसा मैंने पहले कहा कि डेथ वारंट जो है वो जारी किया जा चुका है। नसरअल्लाह की तरह खोमेनी को भी खत्म करने का प्लान पूरी तरीके से बना लिया गया है। खोमेनी की हत्या की नेतन्याहू ने मंजूरी दे दी है। वहीं अगर सैन्य अधिकारियों और इंटेलिजेंस के साथ बैठक में यह फैसला किया गया है। इतना ही नहीं, इजरायल का दावा है कि खोमेनी हमारी पहुंच से अब दूर नहीं है, जिसके मायने ये हैं कि खोमेनी की लोकेशन जो है वो इजरायल को पता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इजरायल ईरान पर हमला क्यों कर रहा है, वो भी समझना और जानना बेहद जरूरी है। इजरायल का उद्देश्य है कि ईरान के परमाणु अड्डे को पूरी तरीके से खत्म करना। ईरान में क्या हुआ? इजरायल ने ईरानी परमाणु अड्डों पर हमला किया। नंताज परमाणु साइट को भारी नुकसान हुआ। ईरानी परमाणु अड्डे पूरी तरीके से तबाह हो गए, बर्बाद हो गए। इजरायल आखिर नाकाम क्यों हुआ, उसके पीछे भी हम आएंगे, वो सारी चीजें हम आपको बताएंगे। लेकिन हम अपने एक्सपर्ट्स के पास जाएंगे क्योंकि वॉर चल रहा है। एक्सपर्ट से ही ये जानने की, समझने की कोशिश करेंगे कि अभी क्या कुछ आगे चल रहा है। क्योंकि खबर ये भी आ रही है कि जो नाटो कंट्रीज हैं वो इजराइल का समर्थन करना चाहती हैं। संजीव श्रीवास्तव जी, क्या जो नेटो कंट्रीज हैं क्या वो इजराइल के समर्थन में आ सकती हैं? अगर आएंगी तो क्यों? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि यूरोपीय जो राष्ट्र हैं, जो नाटो के जो राष्ट्र हैं, वो इजराइल को अपना समर्थन दे सकते हैं। और यदि यह पूरी सिचुएशन आगे एस्केलेट करती है तो ऐसे में वो और भी प्रोएक्टिव तरीके से अपने स्टेप्स ले सकते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी नाटो का सदस्य है और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जाहिर है कि वर्तमान समय में, जैसा कि मैंने कहा कि इस पूरी इजरायली एक्शन में वो बैकग्राउंड से अपना पूरा कोलैबोरेशन कर रहा है। और चूंकि जो यूरोपीय राष्ट्र हैं और वहाँ पर भी जो आबादी है, जो जूस आइडेंटिटी है, उसको लेकर के उनके साथ एक गहरी सॉलिडारिटी यूरोपीय राष्ट्र भी रखते हैं। और अमेरिका में जूस लॉबीज हैं और यूरोप में भी जूस का अपना बड़ा प्रेजेंस है। तो ऐसे में जाहिर है कि जो विश्व भर में फैले हुए यहूदी कम्युनिटी के जो लोग हैं और बड़े ही टैलेंटेड लोग होते हैं, बड़े ही प्रभावशाली संकल्पबद्ध लोग होते हैं, और वो अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए जो कुछ भी, जहां कहीं भी, जिस तरह से भी वो अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं वो देते हैं। और अमेरिका में तो चाहे वो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे वो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन हो, यानी कि रिपब्लिकन डेमोक्रेट, सभी पर वो दबाव बना के रखते हैं। यूरोप में भी वो अधिक से अधिक इजराइल के लिए अपना समर्थन लेने की कोशिश करते हैं। तो ये जो ज्यूस हैं उनके अंदर जो एकता है उसकी वजह से भी और ज्यूस के साथ जो यूरोपीय राष्ट्रों की, जो क्रिश्चियन वर्ल्ड की जो एक संपैथी और एक सहानुभूति जो ज्यूस के साथ अत्याचार हुए उसको लेकर के होती है। आप जानते हैं कि उसी यूरोप में हिटलर ने तो पूरे ज्यूस कम्युनिटी को ही समाप्त कर देने के लिए एक बहुत ही बड़ा अभियान छेड़ा था, होलोकॉस्ट के तौर पे जिसको कहते हैं। और ये ईरान जो है होलोकॉस्ट को डिनाई करता है। और देखिए,
इसराइल की जो चिंताएं हैं वो गैर वाजिब नहीं है। इसराइल के संदर्भ में आयतुल्लाह खामनाई जो वहाँ के सुप्रीम लीडर हैं, या जो पहले के जो सुप्रीम लीडर्स हैं, वो सभी कहते हैं कि इसराइल को वर्ल्ड मैप से मिटा देंगे। होलोकॉस्ट को वो डिनाई करते हैं। वो कहते हैं कि कोई होलोकॉस्ट नहीं हुआ था, किसी तरीके का ज्यूज के खिलाफ कोई साजिश नहीं हुई थी। इस तरीके की जो बातें हैं वो इसराइल को बहुत ही नागवार गुजरती हैं। और इसराइल एक बहुत छोटा सा मुल्क है और लगभग 90 लाख की आबादी का लगभग का जो मुल्क है, उसके ऊपर अगर एक या दो न्यूक्लियर बम ही उसको पूरी तरह से ऑब्लिटरेट कर देंगे। और ये इस तरह के ऑब्लिटरेशन की जो पूरी सर्वनाश की जो बातें हैं ईरान की तरफ से लगातार कही जाती हैं, हमारे पास यदि ऐसा होगा तो हम ऐसा कर देंगे, ईरान को, इसराइल को समाप्त कर देंगे। या यूं कहें कि ईरान बार बार इसराइल को प्रोवोक करता है। जी जी, उसको लगातार आशंका में रखने की कोशिश करता है। और इसराइल के जो लोग हैं उन्होंने, यहूदी आबादी ने बड़े अत्याचार से हैं, इस बात को हमें नहीं भूलना चाहिए। आज जरूर हम इस बात को अवश्य जानते हैं कि गाजा में जो सिचुएशन है उसमें निर्दोष लोग बड़ी संख्या में मारे गए हैं और उनके प्रति सहानुभूति होनी भी चाहिए। और जो निर्दोष लोग हैं वो जाहिर है कि उनको, चाहे वो ज्यूज हो या मुस्लिम हो, उनसे कोई लेना देना नहीं, उनका तो अपना एक जीवन होता है। लेकिन वो लोग जब मारे जाते हैं तो पूरी मानवता के लिए ये जाहिर है कि एक कलंक जैसा होता है। लेकिन ये जो पूरी ज्यूज आबादी को मिटाने की ही, और ज्यूज आबादी जो मिटा 6 मिलियन ज्यूज को हिटलर ने समाप्त करने की साजिश रची। और जाहिर है कि वो निर्दोष लोग थे, उनके ऊपर जो बड़े अत्याचार हुए वो आज ज्यूज लीडरशिप है, चाहे वो नेतन्याहू हो, चाहे इसराइल की जो भी ज्यूज हो, या विश्व भर में फैले हुए जो भी ज्यूज हैं, उनके अंदर रहता है, उनके अंदर इस बात की भावना रहती है कि हमें फिर से मिटाने की कोशिश की जा रही है, हमें फिर से समाप्त कर देने की, पूरे विश्व के मैप से ही समाप्त कर देने की साजिशें रची जा रही हैं, वो हम होने नहीं देंगे। और ज्यूज लोग बड़े ही संकल्पवान होते हैं, टैलेंटेड तो होते ही हैं, चाहे वो हेनरी किसिंजर रहे हो, चाहे अल्बर्ट आइंस्टाइन रहे हो, सभी ज्यूज कम्युनिटी के लोगों का एक लंबा चौड़ा बड़े बड़े उपलब्धियों को हासिल करने का इतिहास रहा है। और इस कम्युनिटी को मिटाने की जिस तरह की बातें कही जाती हैं, साजिशें जो पहले रची गई, आज भी ईरान के द्वारा जिस तरीके की बातें कही जाती हैं, उससे इजराइल की जो शंकाएं हैं बहुत गहरा जाती हैं। संजीव श्रीवास्तव जी, या यूं कहें कि इजराइल अपने अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। जी जी, ये देखिए, एक अस्तित्व पे आए हुए खतरे को प्रीएम्प्ट करने की वो लड़ाई लड़ रहा है। ये जो इजराइल ने स्ट्राइक कंडक्ट की, आपने देखा होगा, तो ये स्ट्राइक कंडक्ट की, उसके बाद इजराइल का जो बयान आया उसमें उसने कहा कि ये प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक थी, ये खतरे की आशंका को ध्यान में रखते हुए की गई स्ट्राइक थी। और यदि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स आ जाते हैं तो वो जो ईरान के, इजराइल के अस्तित्व के लिए खतरा होगा, और उसको रोकने के लिए प्रीएम्प्टिव मेजर्स के तहत, प्रीएम्प्टिव ऑपरेशंस के तहत ये कार्रवाई की गई। और ये जाहिर है कि इजराइल को अपने अस्तित्व के ऊपर खतरा निसंदेह महसूस होता है, और इसी वजह से वो ईरान के न्यूक्लियर वेपन्स को बहुत ही डीप सीटेड, बहुत ही गहरी आशंका के साथ वो देखता है और ट्रीट करता है। और इसी वजह से अब वो इसका बात को कहता है कि वो ईरान को न्यूक्लियर वेपन्स एक्वायर नहीं करने देगा। और अमेरिका की ताकत उसके साथ पूरी रहती है। अमेरिका भी इसी बात को इजराइल की सुर में मिलाते हुए कहता है, चाहे वो, जैसा कि मैंने कहा, कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन उठा लीजिए अमेरिका का, सभी इस बात को कहते हैं कि ईरान को न्यूक्लियर वेपन्स एक्वायर नहीं करने देंगे, इनका संकल्प। और यदि वो उसकी तरफ बढ़ेगा तो उसके ऊपर सीधे हमले होंगे। और जो कि हम आपके चैनल में लगातार हम इस बात को वर्षों से कहते रहे हैं कि जिस दिन आज इजराइल को और अमेरिका को इस बात का असेसमेंट हुआ कि वो ईरान न्यूक्लियर वेपन्स की तरफ तेज गति से कदम बढ़ा रहा है, उसके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हिट होंगे। और ये बात हमारी स्ट्रेटेजिक अफेयर्स कम्युनिटी है, मैंने स्वयं इस बात को पता नहीं कितनी बार दोहराया है कि ईरान के जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हिट होंगे, और आज वो इजराइल ने करके वही हो रहा है। मनोज जी, 30 सेकंड फाइनल कमेंट आपसे प्लीज। बस दो ही बातें बोलूंगा। एक तो आपने जो बोला कि डेथ वारंट निकल चुका है खामेनेई साहब के खिलाफ, नेतन्याहू साहब ने बोल दिया है। अगर ऐसा करना होगा तो इजराइल कर देगा, फिर बाद में पता चलेगा आपको ऐसा हुआ है। नॉर्मली इजराइल, ये मिस इन्फॉर्मेशन, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर वो जो होता है उसके अंतर्गत ऐसी बात चल रही है। दूसरी बात जो मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ, देखिए हमें दोनों पक्षों की बात करनी है, किसी को सपोर्ट नहीं करते हुए। ये जिस प्रकार से पहले फिलिस्तीनियों को वहां से हटाया गया, जो जिसको नकबा बोलते हैं ये लोग, और जिस प्रकार से उनके साथ भी जो दुर्व्यवहार हुआ है, उसको भी सबको, विश्व को याद रखना चाहिए। ऐसा नहीं था कि अचानक से समय की कमी है, संजीव श्रीवास्तव जी, समय की कमी है दोनों, क्योंकि फिलिस्तीनियों को भी बहुत सपोर्ट मिला है विश्व से, क्योंकि उनके खिलाफ भी बहुत सारी बर्बरताएं हुई हैं। जी, मनोज जी और संजीव जी, आपका जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया। तो वॉर दोनों मुल्कों के बीच में, इजराइल के बीच में और ईरान के बीच में जारी है। हालांकि ईरान की तरफ से यह कहा जा रहा है कि वो अब
सरेंडर करना चाहते हैं, या यूं कहें वो ये कह रहे हैं कि अगर इजराइल हमले करता है तो वो बातचीत के लिए तैयार है। अब देखना ये होगा कि आगे क्या होगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का।